हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। आज 9 जनवरी 2025 की है। आज 9 जनवरी 2025 है। फूल पत्ती वाली क्लास का ये हैंड नोट्स है। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी और बहुत ध्यान से आप लोग की क्लास देखते रहिए। डेली 100% जो करंट अफेयर आता है, डेली क्लास से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है। पूछा जा रहा है, हाल ही में पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है। तो आंसर है भारत और मलेशिया के साथ। भारत और मलेशिया के साथ पहली बार सुरक्षा वार्ता हो रही है। ये होस्ट कौन है, तो कौन सा शहर, तो नई दिल्ली है। नई दिल्ली में हो रहा है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो अजीत डोभाल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, अजीत डोभाल कर रहे हैं। अजीत डोभाल कौन है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ये अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत और मलेशिया के बीच में हो रहा है। भारत और मलेशिया के बीच में किस विषय पर ये फर्स्ट जो सुरक्षा वार्ता हुई है, इसका विषय क्या है, तो आतंकवाद को समाप्त करना यानी कम करना, साइबर क्राइम को कम करना, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना यानी समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, साइबर क्राइम को कम करना, आतंकवाद को कम करना यानी समाप्त करना, ये विषय हैं। ये फर्स्ट सुरक्षा वार्ता भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। अध्यक्षता अजीत डोभाल ने किया है। कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। भारत और मलेशिया के बीच में 3 सैन्य अभ्यास भी होता है। पहला है उदार शक्ति होता है, हरिमाऊ शक्ति होता है और समुद्र लक्ष्मण भी होता है। भारत और मलेशिया के साथ होता है। आसियान में जो है उसमें कितने हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें मेंबर कितने हैं, तो 10 + 1 तिमोर लिस्तेनी 11 मेंबर हो गए हैं। और 2024 में इसकी बैठक लाओस के वियंतियने में हुई थी। कहाँ हुई थी, वियंतियने, लाओस के वियंतियने में हुई थी आसियान की बैठक। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। यानी जो साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व के जो राष्ट्र है उनका एक समूह है, संगठन है, और इसी को बोलते हैं आसियान। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पे मेन गेस्ट यानी मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, तो आंसर इसका होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबो सुबियांतो। प्रोबो सुबियांतो जो है 2025 का जो गणतंत्र दिवस है यानी रिपब्लिक डे, इस पर मेन गेस्ट के रूप में आएंगे प्रोबो सुबियांतो। इस वर्ष 2025 की रिपब्लिक डे की थीम क्या है, तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। क्या है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 26 जनवरी 1950 में जब पहली बार रिपब्लिक डे मनाया गया था, तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकुर्डो, वो आए थे मेन गेस्ट के रूप में। अगर पूछा जाए पिछली बार 26 जनवरी 2024 को कौन आए थे, तो 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है मेन गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे पर आए थे। 2024 में इसकी थीम क्या थी, तो भारत लोकतंत्र की जननी। क्या थी, भारत लोकतंत्र की जननी। इंडोनेशिया चर्चा में है, तो इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया को ही द्वीपों का देश कहा जाता है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पाया जाता है, सुमात्रा द्वीप पाया जाता है, बोर्नियो द्वीप पाया जाता है। ये सब कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। यानी द्वीप समूहों का जो है वो देश बोला जाता है इंडोनेशिया का। अगर पूछा जाए कि 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 1929 में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तब रावी नदी के किनारे पर उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का जो है झंडा फहराया था, और तभी 26 जनवरी 1923 को घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। इसी को महत्व रखते हुए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अच्छा, गणतंत्र क्या होता है, कोई भी देश गणतंत्र, जैसे भारत एक गणतंत्र देश है,
पर यूनाइटेड किंगडम जो है वो इंग्लैंड जो है गणतंत्र नहीं है। तो गणतंत्र का मतलब होता है किसी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है। क्या होता है वो, क्या है, वंशानुगत ना हो कि राजा का बेटा राजा ना हो, ये क्या है निर्वाचित होता है, यानी निर्वाचित किया जाता है। जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जैसे हमारे यहाँ के राष्ट्रपति जो है उनका निर्वाचन किया जाता है, इसी को बोला जाता है गणतंत्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ की है? योजना का क्या नाम है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ की है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। कहाँ से हुआ है? भुवनेश्वर से। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी, इन्होंने प्रारंभ किया है, मोहन चरण मांझी। इसका बजट कितना रखा गया है? तो 156 करोड़ रुपए। कितना? 156 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें ये शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना क्या है? तो इसमें जो एसटी समुदाय होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, उन समुदायों के छात्रों में ड्रॉप आउट यानी पढ़ाई छोड़ना को कम करना है। इसमें यह बताया गया है कि 8वीं क्लास पास करके अगर 9th क्लास में प्रवेश करोगे तो तुम्हें 5,000 रुपये मिलेंगे, और 9th क्लास पास करके अगर 10th क्लास में प्रवेश लोगे तो तुम्हें भी 5,000 रुपये मिलेंगे। मतलब इस तरह क्या होगा, जो एसटी समुदाय के छात्र होंगे वो अपनी पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं, यानी ड्रॉप आउट नहीं करेंगे। इसके लिए ये योजना यानी शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना चालू की गई है भुवनेश्वर उड़ीसा में। अच्छा, ये पूछा जाए शहीद माधो सिंह कौन थे जो इनके नाम पर ये योजना चालू की गई है? तो शहीद माधो सिंह 1857 की क्रांति जब हुई थी उसमें जनजाति समुदाय के नेता थे। कहाँ से थे? उड़ीसा से थे माधो सिंह। और ये क्या हुए थे, ये बाद में इनको फांसी भी अंग्रेज लोग दे दिए गए थे, माधो सिंह। उन्हीं के नाम पर यह योजना शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना एसटी समुदाय के लिए चलाई गई है। अगर पूछा जाए उड़ीसा में, तो सुभद्रा योजना है चल रहा है, लाभ योजना, और उड़ीसा में ही है ये। और उड़ीसा के जो महत्वपूर्ण जो है त्यौहार है वो नुआखाई है, धानु यात्रा है। रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। और ये किस सीट से एमएलए बने हैं? तो कियोझर सीट से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो आंसर है 6.4%। 6.4%। अच्छा, पहले क्या होते थे, जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है सीएसओ द्वारा, फिर उसके बाद एनएसएसओ द्वारा, फिर अब क्या हुआ, दोनों को मर्ज कर दिया गया। सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिक ऑफिस बनाया गया, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया गया जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है। एनएसओ ने बताया कि 2024-25 में जो ग्रोथ रेट होगी भारत की वो 6.4% रहेगी। कितनी रहेगी ग्रोथ रेट? 6.4। लेकिन 2023-24 में कितनी ग्रोथ रेट थी? तो 8.2% थी। कितना? 8.2%। अच्छा, ये कमी क्यों आ रही है? 6.4% हो रहा है, और 2023-24 में तो 8.2% था, और 2024-25 में अनुमान लगाया जा रहा है कि 6.4% रहेगा ग्रोथ रेट। इसमें कमी का कारण क्या है? तो निवेश में सुस्ती रहेगी। क्या होगी? निवेश में सुस्ती रहेगी, विनिर्माण में कमी होगी, लेकिन क्या होगी? कृषि में सुधार होगा। लेकिन 2020-21 में हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो माइनस में थी, -5.8% थी, क्योंकि उस समय जो है कोविड आ गया था, कोरोना वायरस आ गया, जिससे सारे दुनिया के जितने भी देश थे उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी। तो हमारे यहाँ भी जो ग्रोथ रेट थी -5.8% थी 2020-21 में। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स गठबंधन का 10th नंबर का जो पूर्ण सदस्य बना है वो बना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। आइए ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका नाम था ब्रिक, और ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। इसका नाम किसने दिया था? तो जिम ओ नील ने दिया था। नामकरण जिम ओ नील ने दिया था। जिम ओ नील ने बताया था कि ब्रिक जो है ये तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश है। तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसकी ब्रिक की पहली बैठक जो फर्स्ट बैठक 2009 में हुई थी, एकिंतबर्ग रूस में हुई थी।
फिर ये 2010 में जो है ब्रिक्स बन गया था। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, क्योंकि 2010 में इसकी बैठक जोहान्सबर्ग में हुई थी। साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। 2024 में भी इसकी बैठक कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी, कजान में हुई थी। रूस के कजान में हुई थी 2024 में इसकी बैठक। इसमें 5 मेंबर शामिल हुए। 5 मेंबर यानी 6 मेंबर को शामिल होना था, लेकिन अर्जेंटीना ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अर्जेंटीना कहे कि हम इसमें शामिल नहीं होगी, तो इसलिए अब 6 की जगह 5 मेंबर शामिल हुए। ईरान हुए, इथोपिया हुए, मिस्र हुए, यूएई हुए और सऊदी अरब। लेकिन 4 इसमें 5 में से चारों ने पूर्ण सदस्यता का अनुमति दे दिया है। मतलब वहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उन्होंने ब्रिक्स का जो है वो मेंबर बनने के लिए, पूर्ण मेंबर बनने के लिए अनुमति दे दी है। ईरान, इथोपिया, मिस्र, यूएई। लेकिन सऊदी अरब जो है अभी अनुमति नहीं दिया है। इसलिए 9 तो ये हो गए, 5 तो पहले थे, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए। अब इंडोनेशिया जो हो गया ये पूर्ण सदस्य बन गया है। इंडोनेशिया की जो संसद है वो पूरी तरह अनुमति दे दिया और वो पूर्ण रूप से ब्रिक्स का सदस्य बन गया। तो ब्रिक्स और 4 जो नए मेंबर बने हैं, ईरान, इथोपिया, मिस्र, यूएई और एक इंडोनेशिया, यानी 10वां सदस्य कौन बन गया? इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य बनेगा। अगर ये अनुमति देगा सऊदी अरब तो ये 11वां बन जाएगा। अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार कर दिया। आइए देखते हैं अभी कौन कौन से संगठन में कौन नए मेंबर बने हैं। तो जैसे G20 का नया सदस्य कौन बना है? AU, अफ्रीकन यूनियन बना है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का तो इजराइल नया सदस्य बना है। CSO का नया सदस्य कौन बना है? बेलारूस बना है। कौन बना है? बेलारूस बना है। NDB का अल्जीरिया जो है, और नाटो का नया यानी 32वां सदस्य कौन बना है? तो स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। अभी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति जो है हमारे जो है रिपब्लिक डे पे मेन गेस्ट के रूप में यानी मुख्य अतिथि के रूप में जो है प्रबोवो सुबियांतो आएंगे, भारत आएंगे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता वैसे भी बहुत अच्छा है। और पहले इसके राष्ट्रपति जो है हमारे जो फर्स्ट जो 26 जनवरी 1950 का जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था उसमें भी सुकुर्डो साहब आए थे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? मतलब थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI यानी होल प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष जो है उसमें संशोधन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? तो ये कौन है अध्यक्षता करेंगे? प्रोफेसर रमेश चंद्र करेंगे। WPI क्या है? होल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक। इसका आधार वर्ष कितना है? 2011-12 है। इसको बदलने का प्रस्ताव रखा गया है, 2022-23 किया जाएगा। 2011-12 से 2022-23 किया जाएगा। इसका जो 18 सदस्य वाले कार्य समूह, इसका हेड कौन है? तो प्रोफेसर रमेश चंद्र है। एक कमेटी बनाई जाएगी। ये नीति आयोग के सदस्य भी हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र। WPI क्या काउंट करता है? तो महंगाई को काउंट करता है। जो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है उसको भी काउंट करता है WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। WPI भारांश क्या होता है? यानी कौन से स्थान भारांश में कौन ऊपर है, कौन नीचे है, यानी पहले स्थान पर। तो WPI भारांश में विनिर्माण वस्तु जो है वो इसका परसेंट कितना है? 64.23%, यानी 64.23%, यानी पहले नंबर पर विनिर्माण वस्तु है, दूसरे पे है प्राथमिक वस्तुएं हैं जैसे खाद्यान्न बोलते हैं, खाद्य वस्तुएं, इसका है सेकंड नंबर पे 22.62% इसका हिस्सा भारांश है। तीसरा है बिजली यानी ईंधन, इसका कितना है? 13.15% है। कितना है? 13.15%। पहले नंबर पर विनिर्माण वस्तु, दूसरा है प्राथमिक वस्तु, तीसरा है बिजली या ईंधन यानी फ्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग हमारे चैनल टॉप रैंकर्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सुझाव भी कमेंट करके दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। कहाँ है? विशाखापट्टनम। दक्षिण तटीय रेलवे जोन, एक नया जोन बना था, रेलवे जोन बना था 2019 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। कहाँ है? विशाखापट्टनम में। इसी का अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला रखी है।
विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश फर्स्ट जो है भाषाई राज्य बना था। आंध्र प्रदेश ही अलग होकर 2 जून 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था। और अगर भी हाल ही में चर्चा में था कि 69th रेलवे डिवीज़न कौन बना है? तो जम्मू डिवीज़न बना है, जो नॉर्थ यानी उत्तरी रेलवे जोन में आता है। भारत में टोटल कितने जोन है? तो 18 रेलवे जोन है। रेलवे नेटवर्क रैंक में भारत के कौन सा रैंक है पूरे विश्व में? तो पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन, चौथे नंबर पे भारत है। अभी हाल ही में जब मोदी जी गए थे आधारशिला रखने के लिए, तो विशाखापट्टनम के एक गांव है पुदीमदका जो है गांव है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना का शुभारंभ किया। इसको तैयार किसने किया? तो एनटीपीसी ने किया गया। किसने? एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने किया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं। डिप्टी सीएम कौन है? मुख्यमंत्री पवन कल्याण है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती है। अभी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सामाजिक न्याय की प्रतिमा लगाई गई है। सामाजिक न्याय की प्रतिमा किसकी प्रतिमा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है। किसकी है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है। सामाजिक न्याय की प्रतिमा विजयवाड़ा में लगाई गई है। आगे देखते हैं। हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है? क्वेश्चन है कि हाल ही में सड़क दुर्घटना जो होती है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है? तो कितना है? 150 की, यानी 1.5 लाख, 1.5 लाख यानी 1.5 लाख है। इसकी घोषणा किसने की है? तो नितिन गडकरी ने की है। किसने की है? नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी क्या है? सड़क और राजमार्ग मंत्री हैं, यानी भारत के सबसे बेस्ट मंत्री अगर पूछा जाए तो नितिन गडकरी हैं। सड़क और राजमार्ग मंत्री हैं। इसमें बताया गया है कि जो सड़क दुर्घटना होती है उसमें जो है सड़क दुर्घटना के लिए प्रति दुर्घटना और प्रति व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए दी जाएगी तक राशि, मतलब 1.5 लाख रुपए तक राशि दुर्घटना दी जाएगी, क्योंकि वो अपना क्या हो, इलाज करा सके। यानी राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना, जिनके पास कैश नहीं है उनको भी उपचार करने के लिए सरकार जो है 1.5 लाख रुपए देगी सड़क दुर्घटना के लिए। ये योजना है राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना। इसको घोषणा की है किसने की है? नितिन गडकरी ने की है। कितना वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो 1.5 लाख रुपए दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 100% कोई ना कोई एग्जाम में आने की संभावना है। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बना है? इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बना है? तो आंसर है बी नारायणन। इनका काल जो है शुरू हो जाएगा 14 जनवरी 2025 से। इसरो के जो है फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। इसके फर्स्ट हेड जो थे विक्रम साराभाई जी थे, और इन्हीं को ही विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के रूप में। और वी नारायणन को ही अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी बनाया गया, यानी 2 पद दिया गया है। इसरो के अध्यक्ष भी बने 11वें और अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी बने हैं। बी नारायणन का जो इन्होंने CE-20 का क्रायोजेनिक इंजन भी बनाए थे, और 1984 से ये क्या है, इसरो में काम कर रहे हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो यस सोमनाथन को किया है। यस सोमनाथ की ही बायोग्राफी है, शेर जिसने चांदनी पी ली है। और इस सोमनाथ के ही जो अध्यक्ष के कार्यकाल में ही चंद्रयान 3 का जो है सफल परीक्षण भी हुआ था। चंद्रयान 3 जो है किस रॉकेट से गया था? तो LVM-3M4 से गया था, और ये साउथ पोल पर गया था, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया है। और इन्हीं के नाम पे जो विक्रम साराभाई है, इन्हीं के नाम पर ही लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी जी थे। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनेगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि देश के जो 13वें राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, इनका स्मारक बनेगा। कहाँ बनेगा? राजघाट में बनेगा। राजघाट दिल्ली में बनेगा। 2020 में इनका निधन हो गया था और 2012 से 17 तक ये क्या होते राष्ट्रपति के रूप में, यानी प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे 2012 से 17 तक। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो थे किन किन पदों पर और सुशोभित हुए थे? तो ये राष्ट्रपति भी थे 13वें नंबर के, वित्त मंत्री के रूप में काम किए हैं, विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया है, रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किए हैं। 2019 में इनको भारत रत्न भी से सम्मानित किया गया था। 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 2020 में इनका निधन हो गया। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। नानाजी देशमुख को दिया गया था, भूपेन हजारिका को दिया गया था और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया था। आप लोग डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए करंट अफेयर्स की वीडियो टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल पर। किस पे? टॉप रैंकर SLN यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।